अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं लेसन नंबर 28 स्टार्ट कर रही हूँ साइकोलॉजी 610 का। इसका मेन पर्पस हमें पढ़ने का यही है कि हम इसके अंदर ब्रेन के हिस्सों का ज़िक्र करें, ब्रेन के फंक्शंस और ब्रेन के दूसरे एरियाज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम समझ पाएँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 27 में हमने मीज़ेनसेफेलोन के कुछ पार्ट्स का ज़िक्र किया था। ठीक है, अब बाकी जो रिमेनिंग रह गए थे उनका हम ज़िक्र करेंगे इसके अंदर। तो टेगमेंटम एक पार्ट है मीज़ेनसेफेलोन का। ये टेक्टम और सबस्टेंशिया निग्रा के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियाई और रिले फाइबर्स मौजूद होती हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के लिए, यानी जो इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक आ रही हैं वो इसी के अंदर आकर स्टॉप कर जाती हैं, इकट्ठी होती हैं। इसके अंदर ओक्यूलो मोटर नर्व्स भी मौजूद होती हैं, यानी आई की मूवमेंट के लिए जो नर्व्स होती हैं वो भी मौजूद होती हैं इनके अंदर, और ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व्स भी इन्हीं के अंदर मौजूद होती हैं। इसके तीन अहम पार्ट्स हैं। एक है एमल यानी मीडियल लेमिनिस्कस, दूसरा है टर्मिनल लेमिनिस्कस और तीसरा है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो एमएल होता है ये सबस्टेंशिया निग्रा के ऊपर मौजूद होता है और इसका काम टच सेंसेशन को थैलेमस तक पहुंचाना होता है, यानी जैसे ही टच होगा सेंसरी सिस्टम हमारे टच को जो है इंफॉर्मेशन लेकर थैलेमस तक पहुंचाएगा, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, और वो सिस्टम कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, वो एमएल यानी मीडियल लेमिनिस्कस जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। टीएल जो है ये भी थैलेमस तक इसकी जो है ट्रैक्ट्स यानी रास्ते जाते हैं। एसटीटी जो है ये क्या करता है, ये पेन और टेम्परेचर सेंसेशन को रिसीव करता है, यानी जैसे ही पेन किसी पार्ट में उठेगा तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा ये वाला पार्ट। अगर ब्रेन के अगर लेफ़्ट आर्म में अगर पेन होता है किसी को तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी, और अगर राइट आर्म में पेन होता है तो लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन इंफॉर्मेशन जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में जहाँ जहाँ ब्रेन का जिक्र हुआ है कि ये जो हिस्से होते हैं ये कॉन्ट्रालैटरल होते हैं, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। इसके बाद आता है पीएजी पेरी एक्वाडक्टल ग्रे। ये एक ग्रे मैटर होता है, इसके अंदर सेरिब्रल एक्वाडक्ट होगी, नाम से ही जाहिर हो रहा है एक्वाडक्ट है, यानी ये लिक्विड कंटेनिंग कोई डक्ट है। इसके अंदर न्यूरल सर्किटरी मौजूद होती है। ठीक है, यानी न्यूरल सर्किटरी न्यूरॉन जहाँ भी होंगी इसका यही मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हैं या जा रही हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, फ़ाइट और फ्लाइट के लिए जो और मेटिंग जो होती है इनके लिए स्पेसिफिक यानी जो बिहेवियर्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए न्यूरॉन्स इसी के अंदर यानी पीएजी के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे ही कोई डेंजर सामने आता है किसी भी एनिमल के सामने तो या ऑर्गेनिज्म के सामने, तो फ़ाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स पेरी एक्वाडक्टल ग्रे ही एक्टिवेट करता है। ठीक है, अगर रिसर्च ने ये बात शो की है कि ये हिस्सा पेन सेंसेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही पेन अगर किसी को होता है तो ये हिस्सा फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है। तो रिसर्च ने ये शो किया है कि अगर ओपिएट्स इस हिस्से के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएं तो ये हिस्सा जो है ये सेंसिटिविटी पेन के लिए रिड्यूस कर देगा। ओपिएट्स क्या होते हैं, ये पेन को रिलीव करते हैं, पेन को ख़त्म करते हैं। तो अगर हम इसे हिस्से के अंदर ओपिएट्स इंजेक्ट कर दें तो ये पेन के लिए एक्टिवेट नहीं होगा ये वाला हिस्सा, ये रिसर्च ने शो किया। इसके अलावा टेगमेंटम को जो बेसल पोर्शन होता है यानी निचला हिस्सा, उसके अंदर सेरिब्रल पेडन्कल्स मौजूद होती हैं, लार्ज बंडल फाइबर्स मौजूद होते हैं, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कोर्टिकोपोन्टाइन ट्रैक्ट, इसके अलावा पेरिटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरो और पोन्टाइन प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं। यानी ये सब हिस्से आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई रट्टे वाला सिस्टम ही नहीं है, ये आपको सब याद करना पड़ेगा। इसके बाद आता है सबस्टेंशिया निग्रा। इसके अंदर जो है न्यूरॉन्स के डार्क पिगमेंटेड मास मौजूद होता है, यानी डार्क कलर का पिगमेंटेड मास मौजूद होता है सेरिब्रल पेडन्कल और टेगमेंटम के दरमियान में। इसके अंदर डोपामीन और ब्रेन ओपिएट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये वो हिस्सा है जो कि कंट्रोल और मॉड्यूलेशन सिस्टम ब्रेन की जो मोटर कंट्रोल है और मॉड्यूलेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये यानी मूवमेंट और बैलेंस में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर हमारी बॉडी यानी बॉडी में कोई खिंचाव आ जाता है, कोई हमारा पोस्चर गलत हो जाता है, ठीक है, हम बैलेंस नहीं कर पाते अपने पोस्चर को, किसी के अंदर ये प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है कि उसके एसएन यानी सबस्टेंशिया निग्रा में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इसका अहम काम
मूवमेंट कंट्रोल करना और बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा, रेड न्यूक्लियस क्या होता है? ये एक पिंकिश ह्यू कलर का जो है सिस्टम है, इसके अंदर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, ठीक है, और टेगमेंटम का ये अहम तरीन हिस्सा है। इसके अलावा इसके अंदर जो है डीप सेरिबुलर जो सिस्टम है यानी न्यूक्लियाई, उनसे इनपुट्स यानी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। अगर हैंड या फुट के जो है मूवमेंट में कोई ट्रिमर आ रहा है, कोई डैमेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डीप सेरिबुलर जो न्यूक्लियाई है वो उसका इनपुट रेड न्यूक्लियस तक पहुंचने में कोई डैमेज आ रहा है, कोई जो प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से हैंड या फुट की मोशन में या मूवमेंट में जो है रिड्यूस हो रही है उसकी, या फिर कोई फॉल्टी किस्म की उसकी मूवमेंट हो रही है। मेड्यूला पोन्स और जो लोअर एरियाज़ हैं वो बहुत पहले जो है इवॉल्व हो गए थे, ठीक है। और जैसे मैन के ये यानी मैन के ब्रेन में ये सिस्टम्स मौजूद हैं, ऐसे ही फ़िश के ये मौजूद हैं। फ़िश के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स मौजूद नहीं होता, उसके अंदर फ़िश के अंदर इन्फीरियर और सुपीरियर कॉलिक्यूली बहुत लार्ज होता है, और इन्फीरियर सुपीरियर कॉलिक्यूली इसकी हेल्प करते हैं फ़िशेज़ की जब वो स्विम करती हैं वाटर में, उनकी डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए ये अहम किरदार अदा करते हैं, इसीलिए उनका इन्फीरियर सुपीरियर कॉलिक्यूली लार्ज होता है और इनके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स मौजूद नहीं होता। अच्छा, फिर जो बैट्स यानी चिमगाडर होती हैं, ये नॉकटर्नल क्रिएचर्स हैं, ये रात के वक्त निकलती हैं और हंटिंग करती हैं, तो इनके लिए विज़न से ज़्यादा इनके लिए ऑडिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों को प्रिडिक्ट या फिर उनको उन तक पहुंचते कैसे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ऑडिशन की मदद से, सुनते हुए, ठीक है। इसीलिए इनके अंदर सुपीरियर कॉलिक्यूली के बजाय इन्फीरियर कॉलिक्यूली बिगर होता है, ठीक है, क्योंकि इन्फीरियर कॉलिक्यूली जो है वो आपका वो सिस्टम है जो कि ऑडिशन के अंदर इन्वॉल्व है, ऑडिशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, फिर मिड ब्रेन एरियाज़ को अब हम पढ़ते हैं। मिड ब्रेन एरियाज़ में कॉर्पस स्ट्रिएटम, उसके अलावा स्ट्रिएटेड बॉडीज़, बेसल गैंग्लिया, कोडेट न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस और प्यूटामिन शामिल हैं। ये तमाम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हम नीचे जो है यानी ब्रेन के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि थैलेमस आपको ग्रीन सा नज़र आ रहा है, हिप्पोकैम्पस जो है आपको नज़र आ रहा है, एक कॉर्टेक्स, मैमिलरी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, उसके अलावा स्पेटल न्यूक्लियाई और हाइपोथैलेमस नज़र आ रही है। तमाम ब्रेन के पार्ट्स हैं और आगे पीछे एक दूसरे से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। अब जो कॉर्पस स्ट्रिएटम है इसका अहम काम क्या है? मूवमेंट और हेड टर्निंग, च्यूइंग और नॉइंग, यानी अगर कोई चुबाने या नोचने में, चीज़ों को खाने में, हेड टर्न करने में, तो तमाम मूवमेंट कॉर्पस स्ट्रिएटम ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो अगर हम मूवमेंट की हायरार्ची देखें, यानी स्टार्ट जो हो रही है हाईएस्ट कंट्रोल यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम देखें, बात करें, तो क्या है कि जो मोटर कॉर्टेक्स होती है वो स्ट्रिएटम को कमांड सेंड करती है, यानी हुक्म देती है उसको, और वो कमांड्स जो हैं वो निग्रल सिस्टम तक जाकर जो है एक्शन को स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, जो मोटर कॉर्टेक्स होती हैं ये स्ट्रिएटम यानी कॉर्पस स्ट्रिएटम को कमांड सेंड करेगी कि अब एक्शन स्टार्ट किया जाए, और ये कमांड जो है निग्रल सिस्टम के अंदर जाकर एक्शन को स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। और जो बेसल गैंग्लिया होता है, अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो ऑटोमेटिक कॉर्टिकल रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया का फंक्शन ही यही है कि ये कॉर्टिकल को रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इसको हम गेटिंग फंक्शन भी बुला सकते हैं, यानी उसकी चाल में भी कमी आ सकती है। गेटिंग तो वैसे वॉकिंग स्टाइल होता है, तो ब्रेन के अंदर वॉकिंग स्टाइल के यानी जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर आ जा रही हैं वो चैनल्स के अंदर कोई जो है गड़बड़ यानी कोई डैमेज हो गया है। हंटिंगटन कोरिया भी बेसल गैंग्लिया की डीजनरेशन की वजह से होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हेड की जड़ की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, हाइपरकाइनेसिस, ज़्यादा मूवमेंट होने लग जाती है, सडन जर्क्स, अचानक दौरे पड़ने लग जाते हैं, टिक्स शुरू हो जाते हैं यानी पेन उठना शुरू हो जाते हैं, और हेड की जड़ की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। फेशियल ग्रीमाइसिस यानी फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, और डांसिंग मूवमेंट एक किस्म की रिपीटेटिव हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो पार्किंसन डिसीज़ होती है इसके अंदर डोपामिनर्जिक
बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैंग्लिया है उसका एक्शन स्लो हो जाता है और पार्किंसन डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है ये क्या करता है, ये टेलिनसेफेलॉन और डिनसेफेलॉन के बॉर्डर में मौजूद होता है। रिंग लाइक यानी थैलामस के इर्द मौजूद होता है। थैलामस जैसे कि ये है तो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में ही लिम्बिक सिस्टम मौजूद होता है। ब्रोका एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट, जिसने 1878 में इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लिम्बिक सिस्टम को, और इसे हम पिपिस सर्किट ऑफ पिपिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि पिपिस जो था वो एक साइंटिस्ट था, उसने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था इमोशन के लिए कि ये पार्ट इमोशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ़ाइट, फ्लाइट, फीड और मेटिंग में तमाम जो ये फंक्शन है ये लिम्बिक सिस्टम ही कंट्रोल करता है। उसके बाद हिप्पोकैम्पस आता है। हिप्पोकैम्पस जो है यहाँ पर हम देख लें ये सी हॉर्स की तरह बना हुआ है। ठीक है, यानी जो सी हॉर्स जैसे स्ट्रक्चर इसका होता है, और इसका अहम काम क्या है, मेमोरीज़ को स्टोर करना और फॉर्मेशन करना उनकी। ठीक है, यानी हमारी मेमोरीज़ जो बन रही हैं ब्रेन में वो हिप्पोकैम्पस ही बना रहा है, उनको स्टोर कर रहा है। इसके बाद आता है फोर्निक्स। ये क्या है, ये आर्च नुमा यानी जैसे तीर कमान की शक्ल की फोर्निक्स होती है ब्रेन के अंदर। हिप्पोकैम्पल जो फॉर्मेशन है उसके साथ ये कनेक्ट होती है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेप्टम एरियाज़ के साथ भी ये जुड़ी हुई होती है। इसके बाद आता है एमीडेला। एमीडेला जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ब्रेन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एमीडेला के अंदर लीजन्स आ जाएं यानी कोई डैमेज आ जाए, कोई ज़ख़म आ जाए, तो एक सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं लीवर ब्यूसी सिंड्रोम वो हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हाइपोरोरैलिटी हो जाती है, हाइपर सेक्सुअलिटी हो जाती है, लर्नड फेयर्स हो जाते हैं, और फेयर ऑफ स्नैक्स हमारे चला जाता है। यानी ऐसे जो होते हैं उनके अंदर स्नैक्स से कोई डर मौजूद नहीं होता। ठीक है, जिनको ये सिंड्रोम होता है वो अपने अजीबोगरीब हरकत करते हैं स्नैक्स या किसी डरावनी चीज़ के साथ, किसी डरावने एनिमल के साथ। वो क्या करते हैं, ऐसी किसी डेंजरस चीज़ को मुंह में या नाक के अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि वो इस सिंड्रोम की वजह से उनको जो एमीडेला जो है, यानी जो एमीडेला का अहम फंक्शन ही यही है कि वो डेंजर में जो है स्टिमुलेट होता है। तो इसलिए जब ये डैमेज हो जाएगा तो उनको डेंजर नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का। इसको सबसे पहले लीवर ब्यूसी ने 1939 में फ़र्स्ट डिस्क्राइब किया था, और सबसे पहले ये मंकीज़ के अंदर इसको इंट्रोड्यूस यानी मौजूद पाया गया था। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अगर एमीडेला की जाए तो सेल्फ़ प्रिजर्वेशन जैसे जो हैं फंक्शन इवॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी फ़ाइट और फ्लाइट, ये तमाम चीज़ें जो हैं कौन कंट्रोल करते हैं, एमीडेला। अगर इसको हम स्टिमुलेट कर दें तो ये फ़ाइट और फ्लाइट के लिए फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है। सेप्टम आता है इसके बाद। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेप्टल रेज, इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, सेप्टम जो है ये क्या करता है, ये नोवल सिचुएशन में एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा। यानी अगर स्टिमुलेशन हुई तो ये मोटिवेशनल स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किरदार अदा करता है, यानी जैसे फीडिंग, ड्रिंकिंग, ETC। सिंगुलेट गाइरस इसके बाद आता है। ये क्या होता है, ये कॉर्पस कैलोसम और सिंगुलेट सिल्कस के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये स्मेल करना और प्लेजेंट जो मेमोरीज़ होती हैं इमोशंस के साथ रिलेटेड, उनको ये स्टोर करता है सिंगुलेट गाइरस। यानी इमोशन में हमारे पेन, हमारे एग्रेशन, तमाम चीज़ों में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पॉइंट्स टू पॉन्डर क्या है कि अगर हम लिम्बिक एरियाज़ में अगर हम क्या करें, गाइरस के एक बंडल को काट दें, ठीक है, तो ये रिड्यूस डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है, प्लेजेंट मेमोरीज़ बनाना। ठीक है, अगर हम इसका एक पार्ट कट कर दें तो डिप्रेशन रिड्यूस्ड हो जाएगा, एंग्जाइटी लेवल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये इसका हमने क्या पढ़ा कि ये इमोशंस क्रिएट करता है। अगर हम इसको डैमेज कर दें या इसका एक पार्ट कट कर दें, काट दें, तो क्या होगा कि इमोशनल रिएक्शन कम यानी डिप्रेशन कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक अहम पॉइंट है अगर हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें, लेकिन हम नहीं कर सकते। ये जो है ये कोई साइंटिस्ट या इस तरह की जो है सेलिब्रिटीज़ कर सकती हैं, जो कि बड़ा
फेम रखती हैं, ठीक है। यानी हम लोग छोटे लोग हम कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।